सन 1960 के दशक की है, जब दूर चंदनपुर नाम का एक गांव था जो रुस्तमपुर रियासत के अंतर्गत आता था। रुस्तमपुर के राजा मानिक चंद का जो महल था वो इसी चंदनपुर गांव में बना था, जो बेहद आलीशान था। राजा का महल चंदनपुर की कोठी के नाम से पूरे क्षेत्र में विख्यात था। राजा मानिक चंद राज दरबार में आए किसी गरीब दुखिया की मदद नहीं करता था। राजा मानिक चंद केवल अपने सुख पर ध्यान देता था, न कि प्रजा के दुख पर। एक दिन एक भिखारी राज दरबार में आता है। महाराज, मैं बहुत बुरी स्थिति में हूँ, कृपया मेरी मदद करें। अरे, इसे अंदर किसने आने दिया? निकालो इसे यहाँ से। मैं इन लोगों की मदद करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। वो भिखारी रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। मंत्री जी, ऐसे लोगों को अंदर घुसने ही मत दीजिए। इसी तरह जो भी मदद मांगने आता उसे राजा मानिक चंद बेइज्जत करके निकाल देता था। एक रात राजा मानिक चंद महल के पास टहल रहा था कि तभी किसी की आवाज आती है। मदद करो, मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। ये किसकी आवाज आ रही है? राजा मानिक चंद देखता है महल के पास ही एक अघोरी बहुत ही बुरी स्थिति में है और मदद के लिए पुकार रहा है। क्या हुआ है तुम्हें? मैं बहुत बुरी स्थिति में हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, कृपया मेरी मदद करो। हट, मैं किसी की मदद नहीं करता। तुम लोगों का नाटक मैं खूब समझता हूँ। चलो चलो, निकलो यहाँ से। मैं सच कह रहा हूँ, कृपया मेरी मदद करो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, तुम निकलो यहाँ से। तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुम आज मेरी मदद नहीं कर रहे। देखना, इसके बदले तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ेगा। राजा मानिक चंद अघोरी की बात सुनता नहीं और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह पता चलता है कि उस अघोरी ने महल के बाहर ही अपने प्राण त्याग दिए। मंत्री जी, जल्द से जल्द उसकी लाश को ठिकाने लगवाइए। जी महाराज। कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन कुछ लोग मानिक चंद से मिलने आते हैं और किसी गंभीर मुद्दे पर बात करते हैं। कल कुछ लोग आए थे, कह रहे थे भारी संकट आने वाला है। हाँ महाराज, सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि ज्यादा समय तक ये राजपाट नहीं रह पाएगा। शुभ शुभ बोलिए मंत्री जी, शुभ शुभ बोलिए। जैसी खबर आ रही थी ठीक वैसा ही होता है। बढ़ते कालक्रम और बदलते दौर के साथ एक दिन वक्त की मार भी राजा मानिक चंद की रियासत पर पड़ी। सरकार ने सारी रियासतों का विलय भारत सरकार के अधीन कर दिया था। सभी राजाओं की रियासतें उनसे छीनी जाने लगीं। मानिक चंद भी उनमें से एक थे। राजा मानिक चंद अब अपनी रियासत के लोगों में सिर्फ मानिक चंद हो गए थे। रुतबा बरकरार रखने के लिए रियासत में कब्जा की गई जमीनें बेची जाने लगीं और जमीन बेचकर आए पैसों से शान शौकत बरकरार रखने की कोशिश की जाने लगी। धीरे धीरे सब जमीन जायदाद खत्म हो गई और मानिक चंद फकीर हो गए। इसी के साथ मानिक चंद का सारा घमंड कांच की तरह टूटकर चूर चूर हो गया। अब मानिक चंद को एक आम इंसान के दुख के बारे में पता चल रहा था। एक दिन अचानक मानिक चंद की पत्नी ने कहा, आप तो ठहरे राजा साहब, आपके लिए मेहनत मजदूरी बनी ही नहीं, घर का खर्च चलाने के लिए लग रहा है मुझे ही काम करने के लिए घर की दहलीज लांघनी पड़ेगी। राज परिवारों के घर की बहुओं को पर्दे में ही रखा जाता है, समझी? राजा मानिक चंद की पत्नी की ये बात राजा को इतनी बुरी लगी कि उनको आत्मग्लानि होने लगी। ये सब मेरी ही करनी का फल है। मैंने आज तक कितने गलत काम किए हैं। उसकी सजा ये है, सबको दुख दिए,
अपना राज धर्म भूलकर भोग विलास। मानिक चंद अपना आपा खो देते हैं और उस खंडहर की चौखट पर सिर पटक पटक कर अपनी जान देने की कोशिश करने लग जाते हैं। सिर पटकने से होने वाला दर्द राजा की बुद्धि के द्वार खोल देता है। उसे ये आभास हुआ, मेरे ना होने से मेरी पत्नी और परिवार की स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ती जाएगी। नहीं नहीं, मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। इसलिए मानिक चंद ने आत्महत्या का इरादा बदल दिया। सिर पटकने की वजह से बहुत खून निकल रहा था और वो खून उसी खंडहर के पास रखे एक फूलदान पर गिरता है। जैसे ही खून उस फूलदान में गिरता है, फूलदान में से एक जिन निकलकर बाहर आ जाता है। मानव के खून की प्यास आज जाकर बुझ पाई। अकेले रह रह के घर काटने को दौड़ रहा था टोनी को, तो इसे ले आया। मैं आजाद हो गया। कौन हो तुम? मैं इस खंडहर का जिन हूँ। इसी फूलदान में रहता हूँ। एक अघोरी ने मुझे 70 साल पहले इस फूलदान में बंद कर दिया था। फिर तुम बाहर कैसे आ गए? उस अघोरी ने कहा था कि मेरे मरने के बाद किसी भी इंसानी खून के स्पर्श से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लग रहा है वो अघोरी मर गया। जिनकी ये बात सुनते ही मानिक चंद को उस रात की याद आती है जब एक अघोरी ने उससे मदद मांगी थी और उसने मदद करने से मना कर दिया था और उसके अगले ही दिन उस अघोरी की मृत्यु हो गई थी। राजा जिन्न से पूछता है, तो अब क्या इरादा है तुम्हारा? मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा करके इस दुनिया में राज करूंगा। वो कैसे? जिस शरीर के खून से मुझे मुक्ति मिलेगी, उस शरीर को धारण कर लेने से मेरी शक्ति 7 गुना बढ़ जाएगी। मैं तुम्हें खत्म करके तुम्हारा शरीर हासिल कर लूंगा। मुझे छोड़ दो। अभी कुछ देर पहले तक मुझे मौत का बिल्कुल भी डर नहीं था, पर अब मुझे मेरे परिवार की चिंता हो रही है। कैसी चिंता? बोलो। मैं तुम्हारे शरीर के बदले कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है जिसे मैं तुरंत नहीं ले सकता। मुझे मेरे परिवार से एक बार चर्चा करनी होगी। ठीक है, ये इत्र लो। मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ। ये इत्र 1 महीने तक खत्म नहीं होगा। इस इत्र की खुशबू जहां तक फैलेगी, तुम्हारा राजपाट तुमको वहां तक मिलता रहेगा। उस क्षेत्र में मौजूद लोग तुम्हें फिर से राजा मानने लगेंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। याद रहे, ठीक 1 महीने बाद तुम अपने आप अपनी स्थिति में बेहोश हो जाओगे और तुम्हारे शरीर पर मेरा कब्जा हो जाएगा। फिर मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। राजा जिन्न का दिया हुआ इत्र लेकर अपने शरीर पर लगाता है और अपने महल की तरफ बढ़ने लगता है। जहां जहां से राजा गुजरता गया, वहां पर उसको अद्भुत बदलाव देखने को मिले। उन महलों में करदाताओं का आना फिर से चालू हो गया। रियासत की दीवारें फिर से चमकने लगीं। जिन्न के दिए गए इत्र की खुशबू ने राजा मानिक चंद की राजशाही को फिर से लौटा दिया। एक दिन इस राजशाही के वापस मिलने के बारे में राजा की पत्नी ने राजा से जिक्र किया। इतना बदलाव कैसे हो रहा है? ये शोहरत मेरे जीते जी बस कुछ ही दिनों की मोहताज है। राजा ने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। ये सब सुन राजा की पत्नी जोर जोर से रोने लगी। उस जिन से कहिए कि अपना सारा राजकाज वापस ले जाए। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अब कुछ नहीं हो सकता। 1 महीने के बाद मेरी मृत्यु निश्चित है। मैं बस 1 महीने का जीवन इसलिए बचाकर जी रहा हूँ ताकि अपने परिवार को इस काबिल कर जाऊं कि तुम्हें वापस दहलीज लांघकर बाहर काम करने के लिए सोचना भी ना पड़े। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और न ही आपको जाने दूंगी। खुद पर काबू लाओ। कल 1 महीना पूरा हो जाएगा और मैं कल हमेशा के लिए तुम सभी को छोड़कर चला जाऊंगा। वो रात और आने वाला दिन पूरी तरह डर में बीतने लगा। राजा महीने के आखिरी दिन उस जिन के पास वापस आने का इंतजार करने लगा।
सुबह से लेकर शाम बीत गई, पर जिन नहीं आया। राजा के मन में जीवन के प्रति चेष्टा और चाह बढ़ने लग गई। राजा को लगा कि जिन शायद भूल गया कि उसे आज मेरा शरीर लेने वापस आना है। फिर अचानक ही राजा के मन में विचार आया, ये गलत है। जिनने अपने किए हुए वादे अनुसार मेरा राजपाट मुझे लौटा दिया। मेरा परिवार मेरे ना होने के बावजूद आजीवन सुखमय जीवन जी सकता है। मुझे भी मेरा कर्तव्य निभाना होगा। मैं इतना लोभी नहीं हो सकता। मुझे राजधर्म निभाना होगा। ये सब सोचकर राजा वापस उस खंडहर वाले मंदिर में पहुंचकर उस जिन को खोजने लगा। कहाँ हो जिन? मैं वापस आ गया हूँ। तुम मेरा शरीर ले सकते हो। तभी अचानक से जिन प्रकट हुआ। तुम आ गए मानिक चंद। हाँ, तुम्हारे तिलिस्मी इत्र की खुशबू ने मुझे मेरा राजपाट वापस कर दिया। इसके लिए शुक्रिया। अब मेरे अपने कहे अनुसार मैं अपना शरीर तुम्हें वापस देने आया हूं। तुम तो सच में एक ईमानदार राजा निकले। अपनी जुबान का ईमानदार होना ही एक राजा का पहला कर्तव्य होता है। मैं अपनी ईमानदारी पर अडिग हूं। क्यों इतना हंस रहे हो तुम? एक बार सिर घुमाकर अपने आसपास देखो। राजा उस खंडहर के चारों तरफ देखता है तो वो खंडहर एक खूबसूरत मंदिर बन चुका था। ये खंडहर एक आलीशान मंदिर कैसे बन गया? तुम्हारे इत्र लगाकर इस खंडहर मंदिर में आ जाने से इस मंदिर का भी कायाकल्प हो गया और ये भी एक तीर्थ स्थान बन गया। फिर इससे मेरी मृत्यु का क्या संबंध? तुम अपना कार्य करो, ले जाओ मेरा शरीर। जब तक मैं इस खंडहर में था तब तक इस खंडहर का एक जिन हुआ करता था। मेरी मति भी राक्षसों वाली थी। अब मैं इस तीर्थ मंदिर में मौजूद हूँ। मैं तुम्हारा शरीर और प्राण नहीं ले सकता। इस खंडहर के मंदिर बन जाने से तुम में क्या परिवर्तन आ गया भला? ये खंडहर ही मेरा घर था, क्योंकि सालों से मैं इसी खंडहर में कैद था। तुमने मुझे जब इस खंडहर से आजाद कराया तब भी मैं एक जिन था, क्योंकि ये स्थान तब भी एक खंडहर था। अब इस खंडहर के तीर्थ बनने से मुझ में राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश हो गया है। जाओ, तुम आज से आजाद हो। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समय के अनुसार ही आएगी। ठीक है, मैं इस तीर्थ में यज्ञ करवाऊंगा और इस परोपकार की कथा सभी को सुनाऊंगा। राजा मानिक चंद को वापस जीवित देखकर उसके परिवार में खुशियां वापस आ गईं। कुछ ही दिनों में उस खंडहर वाले मंदिर में यज्ञ हुआ और परोपकार की कथा सुनाई गई। धीरे धीरे वो मंदिर चंदनपुर के तीर्थ के नाम से मशहूर हो गया। साथ ही राजा मानिक चंद और चंदनपुर गांव के जिन्न की कहानी परोपकार की कथाओं में प्रचलित हो गई। राजा मानिक चंद अब सभी के दुख को सुनता और सभी की मदद भी करता था।